चलिए आज शुरू करते हैं फिर से सीडीपी। प्रथम प्रश्न को देखते हैं। हम बारीकी से आप लोग भी थोड़ा सा मन में पढ़िए ताकि आपको भी समझ में आए। प्रथम प्रश्न है कि बच्चे के विकास की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, बताएं। एक समान एवं क्रमानुसार, एक समान अव्यवस्थित, व्यक्तिगत और क्रमानुसार, व्यक्तिगत और अव्यवस्थित। क्या होगा? देखिए इसमें एक समान तो किसी में नहीं होता है, ये बात गलत बोला। बी में क्या बोला? एक समान भी है और अव्यवस्थित भी है, ठीक है। और डी में भी अव्यवस्थित है, तो सबसे बेटर कौन सा जाएगा? सी नंबर, व्यक्तिगत होता है और क्रमानुसार होता है। नेक्स्ट पाते हैं। आजकल संगीतकार बोले तो क्रांति अवस्था के बजाय संवेदनशील अवधि का प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि विकास की प्रवृत्ति जो है वह क्या है? गतिशील है। नहीं कहते हैं कि पहले की तुलना में आजकल का जो लड़का सब है जो जन्म लेता है और तुरंत चलने लगता है, तुरंत बोलने लगता है, तब पहले की तुलना में क्या है? विकास की प्रकृति क्या है? गतिशील हो गई है। इसीलिए आपका उत्तर सबसे बेटर ए पर जाएगा, ठीक है। अब देखिए बी में क्या गलती किया? केवल लगाया। सी में भी केवल लगाया। और डी में क्या गलत है? स्थिर और नियत दोनों वर्ड आपका नेगेटिव होता है। ये तीनों आपका ऑप्शन कट गया, सबसे बेटर ए। नेक्स्ट पाते हैं, देखिएगा। नरेश और मुकेश उम्र में लगभग बराबर है, लेकिन दोनों के संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास में अंतर है। यह किस सिद्धांत के कारण है? दोनों उम्र में बराबर होता है, लेकिन भाई देखते हैं ना, कोई तेज होता है, कोई कमजोर होता है, तो ये सिद्धांत क्या कहलाता है? फर्स्ट बोला कि विकास का शीर्षगामी सिद्धांत, बी बोला कि विकास का समीप दूरामुख, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। यही ना होगा? भाई उम्र सेम है, मान लीजिए 20 साल उम्र है किसी का, लेकिन बुद्धि अलग अलग है, तो विभिन्नता है भाई। आपका उत्तर चला जाएगा सी पर। आ गया कथन कारण। अब हर साल कथन कारण देता है ना। प्रश्न कहता है कथन में कि बच्चे के विकासात्मक प्रतिमान की उपलब्धि में देरी के लिए सीधे आनुवंशिकता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अब भाई कोई चीज माने बच्चा का विकास नहीं हो रहा है तो आप कहिएगा कि एक माता पिता का दोष है जिसके वजह से इसका विकास नहीं हुआ। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? ये बात गलत है। माता पिता को आप नहीं ठहरा सकते हैं कि भाई ये इसका माता पिता कमजोर है तो ये भी कमजोर है, ये बात गलत है। तर्क कहता है कि पर्यावरणीय विकास में कोई भूमिका नहीं निभाता है। भाई आपका मानिए वातावरण बेटर होगा तो बच्चा भी बेटर होगा, वातावरण खराब तो बच्चा भी खराब। तो भाई यहाँ करा क्या? कोई भूमिका नहीं, तो यो आपका क्या हो गया? नेगेटिव। उत्तर कौन सा जाएगा? डी पर, बहुत बेटर। अगला, बच्चे का समाजीकरण। देखिएगा मजेदार प्रश्न दिया है। बच्चे का समाजीकरण एक सरल रैखिक प्रक्रिया है, एक व्यवस्थित सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है, और एक निश्चित और स्थिर प्रक्रिया है। क्या होगी? हाँ, बच्चे का जो समाजीकरण होता है एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है। जटिल होता है, बच्चा किसी भी बच्चा के बारे में आप पूरा एक्यूरेट नहीं बता सकते हैं कि ये आगे चल के क्या करेगा। हो सकता है वो प्रधानमंत्री भी बन जाए, क्या? तो एक क्या है? एक जटिल प्रक्रिया और क्या है? बहुआयामी प्रक्रिया है। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक विकास किस चरण में बच्चे अनुमान लगाने और अमूर्त चिंतन करने के कौशल हासिल कर लेते हैं? अमूर्त चिंतन माने जो आपके सामने में नहीं है उसके बारे में सोचना क्या कहलाता है? अमूर्त चिंतन। तो कौन सा एज होता है? संवेदी में तो होता नहीं है अमूर्त, पुरुष अंक्रियात्मक में भी नहीं होगा, मूर्त में तो भाई मूर्त चिंतन करता है। अमूर्त चिंतन कभी भी की बात करेगा तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से लेकर के प्लस आगे तक होता है, 15 तक भी जाता है, प्लस भी जाता है। 11 से प्लस जो भी होता है क्या होता है? औपचारिक। और इसी में बच्चा अमूर्त चिंतन करता है। मूर्त चिंतन कहता तो क्या होता? सी। चलिए अगला, मूर्त चिंतन में से 6 से 11 होता है कि 7 से 11? देखिए संवेदी में होता है, मैं आपको फिर से बता दूं, सुन लीजिए। संवेदी में होता है 0 से 2 वर्ष, पूर्व में होता है 2 से 7 वर्ष,
और मूर्त में होता है 7 से 11 वर्ष और औपचारिक में 11 से 15 प्लस, है ना। तो मूर्त हो गया 7 से 11। नेक्स्ट, जॉन क्या लिखा हुआ है भाई, जॉ पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, बड़े जीन पियाजे लिखना चाहिए, ये शॉर्टकट लिखा है। जीन पियाजे के सिद्धांत में डैश बच्चा एक नए अनुभव के लिए मौजूदा स्कीमा में संशोधन करता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, इस ट्रिक का इस्तेमाल आप लोग करिएगा। कभी भी परिवर्तन की बात करेगा, है ना, आपके पास जो भी ज्ञान है उस ज्ञान में परिवर्तन कर रहे हैं या बदलाव कर रहे हैं या संशोधन कर रहे हैं आपका जो ज्ञान है, तो उस प्रकार के प्रश्न में 100% समायोजन होता है। अब बदलाव नहीं करेगा तो क्या होगा, आत्मसातकरण या समावेशन। ठीक है, जहां पे बदलाव की बात करेगा, माइंड में जो भी आपका ज्ञान है उसमें आपका बदलाव की बात कर देगा तो समायोजन। ठीक है, उत्तर जाएगा ए पर। अगला है कि जीन पियाजे के अनुसार आत्म केंद्रीयता के क्या मायने हैं, बताए। आत्म केंद्रीयता के क्या मायने हैं। फर्स्ट बोला कि किसी स्थिति से एक से ज्यादा आयाम पर विचार करने की क्षमता, सोच प्रक्रिया को मानसिक, और सी कहता है मौजूदा स्कीमा का प्रयोग करते हुए संसार की समझ बनाना, और डी कहता है कि दूसरे के अनुभव और शारीरिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति। आत्म केंद्रित वर्ड में देखिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला है, उस क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है आत्म केंद्रित। बोले तो क्या, अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति। कौन होगा उत्तर, डी सबसे बेटर। आत्म केंद्रित है बोले तो आपके ऊपर केंद्रित है कि आप कैसे देख रहे हैं उसको। नेक्स्ट पा जाए, लेई वाइगोस्की के अनुसार डैश का संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, संस्कृति परिवेश का। भाई वाइगोस्की की बात करेगा, संस्कृति परिवेश होगा, नहीं तो सामाजिक होगा, और नहीं तो अंतःक्रिया होगा, इस प्रकार का वर्ड आएगा। अगला प्रश्न है कि लेई वाइगोस्की के सिद्धांत पर आधारित कक्षा में किसको महत्व दी जाएगी, किस पर महत्व दीजिएगा। देखिए वाइगोस्की की बात करता है तो समाज आता है, और समाज में लोग भाई सहयोग करते हैं कि नहीं, तो बाढ़िए सहयोग सबसे बेटर जाएगा। अगला आ जाइए 11 है, कोलबर्ग साहब भी आ गए हैं। लॉरेंस कोलबर्ग ने अपने सिद्धांत में नैतिक विकास के कितने चरण का प्रतिपादन किया है। सबसे पहले तो 3 भाग में बांटा और तीनों भाग में 2-2 कर दिया, तो कितना हो गया टोटल। जब तीनों भाग में 2 से करेंगे गुना तो टोटल उन्होंने नियम जो दिया था 6 दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का यह मानना है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियम का पालन करना चाहिए। अगर देखिए समाज के नियम को अगर बनाना है बोले तो समाज को बनाए रखना है तो एक नया नियम, निश्चित नियम का पालन करना जरूरी है। तो ये कौन सा नियम हो जाएगा बताए थे, जिसमें समाज के नियम को मानना है ना, निश्चित नियम का पालन करना है, ये होता है कानूनी और व्यवस्था अभिविन्यास के अंतर्गत ये आता है। उत्तर जाएगा सी पर। हार्वर्ड आ गया, एक सेकेंड, कितने नंबर है, 13 कहता है हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार नर्तकियों, धावक, अभिनेता के पास किस प्रकार की बुद्धि होगी। देखिए नर्तकी डांस करता है तो शारीरिक, दौड़ने वाला शारीरिक, है ना, तो ये शारीरिक बुद्धि हो जाएगी। उत्तर आपका सी पर। अगला है कि शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, पुरुष बनो, लड़की की तरह व्यवहार मत करो, मैंने एक टीचर कह रहा है। ये तो बताइए टीचर कैसा है भाई, जेंडर रूढ़िवादिता से ग्रसित है ये टीचर। कह रहा है कि तुम लड़के बनो, लड़की की तरह व्यवहार मत करो, मतलब वो लड़की से घृणा करता है। जेंडर रूढ़िवादिता हो जाएगा जहां पे भेदभाव की बात करेगा। बच्चे के आकलन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, बताएं। फर्स्ट बोला कि मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य तुलना है, भाई गलत क्या किया यहाँ पे, तुलना गलत होता है। बी बोला कि आकलन का प्रथम उद्देश्य चिंतन और भय उत्पन्न करना है, भाई आप आकलन कर रहे हैं मतलब बच्चा को आप डरा रहे हैं। भय, चिंता तो ठीक था, चिंता भी गलत है, चिंतन सही होता है। ठीक है,
मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए। बात सही है भाई, विभिन्न साधनों का प्रयोग करके करिए। और डी में क्या गलत किया, मूल्यांकन में बच्चे द्वारा स्वयं मूल्यांकन शामिल नहीं होना चाहिए। बच्चा भाई खुद से मूल्यांकन करे तो बेटर है भाई, ये आपका गलत। इस प्रकार का प्रश्न जहीं भी देखिए नेगेटिव भी पॉजिटिव भी रहता है वहां पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन समावेशी शिक्षा की भावना का पालन नहीं करता है? कौन नहीं करता है? फर्स्ट बोला विभेदित अनुदेशन। देखिए समावेशी में क्या होता है, अलग अलग बच्चा आता है, चाहे उच्च वर्ग हो निम्न वर्ग हो, गोरा काला सब आता है। जब सब आता है तो उसको क्या कहते हैं, विभेदित, है ना, अलग अलग। बी बोला कि सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन, तो ये भी ठीक है भाई। समावेशी मैंने क्या, सार्वभौमिक मैंने सभी को ले लिया। लेकिन समावेशी में कभी भी पृथक्करण और नामीकरण नहीं होगा। पृथक्करण में इकट्ठा कर देंगे, हाँ ये बड़का जात के लोग हैं तो इन्हीं को रखेंगे, छोटका को नहीं रखेंगे, तो ये समावेशी शिक्षा नहीं होगी। और हमसे यही पूछ रहा था, उत्तर जाएगा सी पर। अगला है कि वंचित पृष्ठभूमि के छात्र वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसके अनुभव को साझा करने की अनुमति देनी चाहिए? फर्स्ट बोला कि सभी को अपने अनुभव को कक्षा में लाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। केवल यहाँ नेगेटिव रखा हुआ है, केवल यहाँ भी नेगेटिव रखा हुआ है। चलिए भाई डी को देखते हैं कि क्या स्थिति है उसमें। अपने स्वयं के अनुभव साझा करके सभी बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना। सबसे पहले टीचर कहता है कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से आया हूँ, उसके बाद ही ना टीचर कहता है कि हाँ तुम लोग बताओ, क्या ऐसे ही ना होता है। सबसे बेटर आपका उत्तर जाएगा 4 पर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 19 पर आते हैं, 18 पर। चलिए 18 हो गया, 18 पर है ना, सॉरी। शारीरिक गति और विकलांगता से जूझते छात्रों को समायोजित करने के लिए स्कूल को पहुंच और बाधा मुक्त वातावरण की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल हो। तो फर्स्ट है, जो शारीरिक रूप से मतलब कि विकलांग है तो उसको पहिया वाला चेयर चाहिए कि नहीं, वाकर चाहिए कि नहीं। जब मान लीजिए शारीरिक बोले तो क्या उसको बोलने में दिक्कत, तो वाकर भी चाहिए, एक स्पीकर टाइप का होता है ना, ये भी बेटर है। हैंड रेल के साथ रैंप, हैंड रेल के साथ रैंप माने ये नचाने वाला नहीं होता है। एक रैंप बोले तो ऐसे होता है, 2 सीढ़ी होता है स्कूल में, एक ऐसे ढलाऊ होता है उसको रैंप कहते हैं, ठीक है। तो उभरा हुआ टाइल सही है, 4 नंबर में उभरा हुआ टाइल्स लगा दीजिएगा, क्या चढ़ पाएगा वो, नहीं चढ़ पाएगा। ब्रेल प्रणाली, ये तो बेटर है ब्रेल प्रणाली, लेकिन हमारा जो उत्तर है जो जाएगा 1 2 3 और 5 है नहीं, तो क्या करिएगा 1 2 और 3 मारिएगा, मजबूरी है। अगर 5 भी रहता है इसके साथ में तो बेटर होता, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी अधिगम अक्षमता से जुड़ने वाले छात्रों की विशिष्ट पहचान विशेषता है? कौन सी विशेषता है इसमें? तो फर्स्ट है कि पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देते हैं और वर्तनी में गलती करते हैं, यही एक पहचान है अधिगम अक्षमता से जुड़ने वाला। पढ़ते वक्त जो है ना कुछ वर्ड ही छोड़ देगा वो, तो सबसे बेटर यही है। बाकी आप देख लीजिए 2 फीट दूरी पर चीज नहीं देख सकते हैं तो भाई देखने वाली बात हो रही है, ये होगा ही नहीं। सबसे अगला प्रश्न आइए, प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? फर्स्ट बोला कि प्रतिभाशाली बच्चों को किसी भी खास शैक्षणिक संसाधन की आवश्यकता नहीं है, ये बात गलत बोल दिया भाई, सबको जरूरी है ना शिक्षा के संस्थान। प्रतिभाशाली बच्चों को बार बार करने के लिए बहुत ही सरल एवं नियमित क्रिया किया जाता है, बहुत ही सरल गलत हो गया यहाँ। जब प्रतिभाशाली है तो उसको आसान क्यों देंगे भाई? प्रतिभाशाली बच्चे में बहुत अधिक भावनात्मक परिपक्वता होती है, जो कमजोर है उसमें नहीं होता है, ये भी बात आपका क्या हुआ, गलत हो गया। कौन सा जाएगा? प्रतिभाशाली बच्चों को सीखने की विशिष्ट जरूरत होती है, उन्हें अक्सर कक्षाओं में नजरअंदाज कर दिया जाता है। सबसे बेटर आपका उत्तर डी पर ही जाएगा। नेक्स्ट पा जाए,
माध्यमिक कक्षाओं में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को किसके द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए? माध्यमिक कक्षा में फर्स्ट बोला सकारात्मक नकारात्मक पुनर्बलन, आगे है निष्क्रिय। देखिए सकारात्मक तो ठीक है, नकारात्मक पर तो नहीं देंगे ना, तो फर्स्ट गलत हो गया ना। निष्क्रियता ये गलत है वर्ड, प्रतियोगिता आपका वर्ड गलत है, जाएगा पूछताछ एवं जांच प्रक्रियाओं के माध्यम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अच्छा है, नेक्स्ट पाइए। नेक्स्ट कहता है कि समकक्षियों से चर्चा और संवाद की शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियां समस्या समाधान के कौशल को विकास में बाधा डालती है। जब समकक्षी में समस्या समाधान में बाधा डालेगा, ये बात गलत बोला, ये बाधा डालने की जो बात हो गई वो गलत हो गई। और तर्क कहता है कि अधिगम की प्रक्रिया का स्वरूप व्यक्तिगतवादी है न कि सामाजिक। ये तो गलत बोला, अधिगम क्या है, सामाजिक है ना, तो ये आपका गलत, तो दोनों गलत, मारिए डी। कितने लोग यही मार देते हैं, जैसे ही कथन करना आया मारो ये भाई, तो फेंका जाते हैं लोग। कहता है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? क्या होगा, महारत उन्मुख। हाँ, एक टीचर का काम है लक्ष्य निर्धारित, अगर प्रोत्साहित कर रहे हैं तो जब लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी तो समझिए कि महारत हासिल हो जाएगा या उन्मुख हो जाएगा। ठीक है, प्रदर्शन गलत होता है, याद रखिएगा, विफलता भी यहाँ गलत है, असफलता भी गलत है, इस प्रकार से भी कर सकते थे नेगेटिव पॉजिटिव के तौर से। नेक्स्ट पाते हैं। नेक्स्ट कहता है कि एक व्यक्ति की धारणाएं उसके सीखने पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, निम्नलिखित में कौन सी धारणा सीखने पर एक सकारात्मक प्रभाव डालेगा? बताइए कौन सा होगा, आप लोग बताइए। मुझे जन्मजात कोई क्षमताएं मौजूद नहीं है, ये बात क्या है, गलत है। शिक्षक हमेशा कठिन प्रश्न पत्र बनाते हैं, भाई शिक्षक इतना निर्दयी नहीं है, एक दो ऐसे प्रश्न बना देते हैं जो काफी इजी होता है, कोई भी एग्जाम हो। अच्छे या बुरे अंक लाना अपने प्रयास पर निर्भर है। एक सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा सा वेट करिए। हाँ, तो इसमें क्या होगा, अच्छे और बुरे अंक लाना अपने प्रयास पर निर्भर करता है, ये ठीक है। चलिए, तो 24 का सबसे बेटर आपका उत्तर है सी। अच्छा नंबर आपको लाना है, तब प्रयास जो ज़्यादा करेगा अच्छा नंबर, कम करेगा उसको कम नंबर। हाँ, संरचनावाद सिद्धांत क्या है, सीखने में अधिगमकर्ता की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है, जिससे वह संसार के बारे में खुद की समझ बनाते हैं। ठीक है, तो ये भी बेटर भाई, बहुत मजेदार था। बी में आपका गलत था, स्मरण वर्ड गलत है, और सी में आपका जोर देने वाली बात गलत है, और डी में भी आपका निष्क्रिय की बात कर रहा है और उसी पर जोर दे रहा है, तो आपका 3 ऑप्शन हट गया। 26 है कि बच्चे निम्नलिखित में किस आधार पर अगले ज्ञान का निर्माण करते हैं? कौन से आधार पर? तो हो जाएगा जो उनके लिए अप्रासंगिक, गलत होता है, याद रखिएगा। बी बोला जो पहले से समझते हैं वही बेटर होता है। ठीक है, अगले ज्ञान में सहयोग करता है वो, पहले से जो सीखे हुए हैं, है ना, तो सबसे बेटर आपका उत्तर बी। अगला है संज्ञानात्मक और संवेगात्मक के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक के बारे में, तो संज्ञान संवेग की प्रक्रिया एक दूसरे से स्वतंत्र है? नहीं, जुड़ा हुआ है। संज्ञान संवेग एक दूसरे से गूंथे हुए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है गूंथे हुए माने जुड़े हुए, सीधी सी बात है, और एक दूसरे को क्या करता है, प्रभावित, बोले तो प्रभावित करता है, यहाँ प्रभावित होना चाहिए, प्रभावित करता है। सबसे बेटर उत्तर बी, संज्ञान संवेग जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, दोस्त है दोनों। किन शैक्षणिक प्रणालियों द्वारा, ये प्रणाली होना चाहिए, किस शैक्षणिक प्रणालियों के द्वारा छात्रों में सार्थक अधिगम को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है? कौन सा? फर्स्ट तो अन्वेषण प्रयोग बेटर है, आदि संज्ञान बहुत अच्छा आ जाता है, चर्चा बहस, लेकिन निष्क्रिय के द्वारा आप कभी भी प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं। निष्क्रिय आप हो जाइएगा तो कैसे प्रोत्साहित होगा भाई, कुछ बोलबे नहीं करिएगा तो कैसे होगा बच्चा प्रोत्साहित। अगला है कि विद्यार्थी द्वारा निर्मित भ्रांतियों को निपटने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण क्या सुझाव देता है?
फर्स्ट बोला अनदेखा करना चाहिए, बी में बोला निष्क्रिय डटने के लिए और साझा देने के लिए। सबसे बेटर भ्रांतियों के प्रति प्रत्युत्तर हेतु चर्चा के मौके मुहैया करने चाहिए। मैंने मन में कोई भ्रम बैठ गया है उस पर चर्चा करवाइए, इससे बेटर होगा। और आज का अंतिम प्रश्न है और तर्क है। प्रश्न कहता है कि स्कूल को माता पिता को किसी भी तरह से उनके बच्चों की शिक्षा में शामिल नहीं करना चाहिए, है ना। ये बात गलत बोल दिया, माता पिता को रखना है थोड़ा सा, है ना। तर्क कहता है कि समुदाय के साथ संपर्क स्थापित करने में विद्यार्थी अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा उत्पन्न करता है, ये भी आ गया गलत, तो हम मार देंगे डी पर। तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करेंगे और आप लोग रात्रि में फिर से आप लोग आ जाइए 8 बजे। बहुत क्वेश्चन है सर, क्या इसमें और एक क्वेश्चन पूछा था कि इसका उसका ये कथन सही है कि क्या? हाँ, इसमें पूछता है कि अगर ये वो सही है तो दूसरा का व्याख्या कर रहा है, लेकिन इसमें दोनों गलत है तो व्याख्या क्या करेगा, पूछेगा। इसमें तो दोनों गलत है। और अधिकांश लोग क्या करते हैं, कथन कारण में ए मार देते हैं, जो आजकल ए नहीं दे रहा है, पहले खूब देता था। ए मारो भाई, पूरा का पूरा ए था आंसर। इस प्रकार से भी चेंज करते रहता है। ठीक है, 8 बजे इसका आप लोग लाइव देख लीजिएगा, फिर से रिवीजन हो जाएगा, अच्छा लगेगा।